फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हरियाणा जीके में वर्धनवंश के साथ। तो विषय रहेगा वर्धनवंश। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वर्धनवंश की स्थापना। स्थापना होती है 550 में, और जो स्थापना होती है ना, उस समय इसका नाम होता है पुष्यभूति वंश। क्या नाम होता है? पुष्यभूति वंश, राइट। तो संस्थापक कौन थे इसके? संस्थापक थे पुष्यभूति। पुष्यभूति इसके संस्थापक थे। अब बात आती है राजधानी। राजधानी थी स्थानेश्वर, और इस स्थानेश्वर को आज हम जानते हैं थानेसर के नाम से। और वर्तमान में थानेसर कुरुक्षेत्र जिले का एक अहम हिस्सा माना जाता है, विधानसभा सीट भी है। अब बात आती है यहां से प्रथम महान शासक की। प्रथम महान शासक की, जो प्रथम महान शासक था ना, वो था प्रभाकर वर्धन। कौन था? प्रभाकर वर्धन। सबसे पहले तो प्रभाकर वर्धन ने शासक बनते ही वंश का नाम बदल दिया। वंश का नाम क्या रखा? वर्धन वंश। और वर्धन वंश से ही इस पुष्यभूति वंश को क्या मिली है? प्रसिद्धि मिली है, राइट। तो जो प्रभाकर वर्धन है ना, ये शासक कब बना? 580 में। कब बना था शासक? 580 में, राइट। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। इसके पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। पुत्र, बड़े पुत्र का नाम था राज्यवर्धन, और छोटे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन। एक पुत्री भी थी, पुत्री का नाम था राजश्री। ये इसका पारिवारिक परिचय हुआ, राइट। इसके बाद इसकी है ना, इसने अक्षेत्र विस्तार किया। यहां ये प्रथम महान शासक, महानता का प्रतीक कैसे दिया? अक्षेत्र विस्तार करके। अक्षेत्र विस्तार दो नीतियों से होता था, एक विवाह नीति और एक युद्ध नीति। अब फिर यही बात, महान शासक बताया गया तो कौन सी नीति अपनाई इसने? युद्ध नीति। ये नीति नहीं अपनाई। तो किस नीति से क्षेत्र विस्तार किया? युद्ध नीति से। प्राप्त क्षेत्र, यानी कि किन किन क्षेत्रों पर इसने अधिकार कर लिया, तो यहां देखते हैं एक बार। ये भारत और पाकिस्तान बना है, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही था ना। तो ये थानेसर का शासक था, जो थानेसर यहां पर मान ली हमने थानेसर। प्राप्त क्षेत्र थानेसर तो पहले था इसके पास। अवंती, अवंती कहीं भी मान लो, यहां मान ली हमने अवंती। अब इसके बाद अवध, अवध हमने यहां मान लेते हैं एक बार। इसके बाद मगध, मगध यहां मान लो भाई, मगध। इसके बाद मालवा, मालवा यहां मान लेते हैं। इसके बाद कन्नौज, कन्नौज यहां मान लेते हैं भाई। ये वैसे मानने के तौर पर, समझाने के लिए आपको। और इतने क्षेत्रों पर अधिकार किया अक्षेत्र विस्तार के तहत। अब है ना, जो कन्नौज का शासक था ना, यहां का शासक कौन था? ग्रह वर्मा। और जो ग्रह वर्मा था ना, वो मोखरी वंश का था। किस, कौन से वंश का था? मोखरी वंश का शासक। अब बात करते हैं, इन क्षेत्रों को जीत लिया और अपने अधीन कर लिया। अवध, मगध, मालवा, कन्नौज को अपना गुलाम बना लिया, और यहां के शासकों को अपना गुलाम बनाकर, अपने अधीन करके दोबारा वहीं का शासक बना दिया।
तो दोबारा वहीं का शासक बनाना, उनको जिंदा छोड़ना, अपना गुलाम बनाकर छोड़ना, इसे हम उदारवादी नीति कहते हैं। राइट, कौन सी नीति थी? उदारवादी। तो उसने जब कन्नौज पर अटैक किया ना, तो कन्नौज के शासक गरय वर्मा ये बहुत ताकतवर शासक सिद्ध हुआ। ताकतवर कह सकते हैं या शक्तिशाली, ये बहुत शक्तिशाली शासक था भाई। कैसे पता चला? क्योंकि युद्ध में बड़ी मुश्किल से हराया गया था इसको, तो इसकी ताकत से वो खुश हो गया। किसकी ताकत से? गरय वर्मा से। और जो गरय वर्मा है ना, गरय वर्मा, इसकी क्या कर दी? शादी कर देता इसके साथ। किसकी? अपनी पुत्री की। क्या नाम है? राजश्री। गरय वर्मा से शादी किसकी करता है? राजश्री की। तो यहां क्या लिखेंगे इसको? दामाद भी लिख देंगे। दामाद कौन? गरय वर्मा। इन पारिवारिक सदस्यों के साथ एक साथी और ऐड हो गया भाई। पारिवारिक सदस्य शामिल हुआ ना। तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे यहां पर। अब कौन सी नीति थी इसकी? अक्षेत्र विस्तार। अवंती, अवध, मगध, मालवा, कन्नौज, बड़ा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। यहां हमने देख भी लिया। तो जो ये क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र के दो भाग थे भाई। इसको तो कहते थे गोड और इसको कहते थे असम। उसको क्या कहते थे? गोड। वैसे गोड अब बंगाल का नाम था पहले, जो यहां पर है, अब यहां पर है। ये मैप के अनुसार हमने चलना, समझाने के लिए आपको। गोड पर अधिकार करना चाहा इसने। तो गोड का राजा है ना, गोड का राजा वो शशांक था। कौन था भाई? शशांक। और ये मालवा है ना, मालवा, मालवा का राजा था देवगुप्त, जो इसने पहले अपना गुलाम बनाकर जीत लिया था और दोबारा शासक बना दिया था। तो गोड पर अटैक किया इसने कब? 605 में। तो युद्ध किससे होगा? शशांक से। किसका? प्रभाकर वर्धन का। जो प्रभाकर वर्धन का युद्ध हुआ ना, इस प्रभाकर वर्धन की इस युद्ध में मृत्यु हो गई भाई। कब? 605 में। तो डायरेक्ट क्या लिखांगे? मृत्यु। कब हुई? 605 में। और कहां हुई? युद्ध लड़ते हुए। युद्ध लड़ते, जो युद्ध लड़ने लग रहा था ना, युद्ध किसके खिलाफ लड़ रहा था? शशांक के खिलाफ। किसके खिलाफ लड़ रहा था युद्ध भाई? शशांक के खिलाफ। शशांक कहां का शासक था? गोड का शासक। और युद्ध कब की बात है ये भाई? 605 की। राइट। एक शासक की मृत्यु होती है, किसकी? प्रभाकर वर्धन की, जो इस वंश का प्रथम महान शासक कहलाया। राइट। अब साधारण बात है, प्रभाकर वर्धन के बाद कौन शासक बनेगा? उसका बड़ा पुत्र। और बड़ा पुत्र कौन है? राज्यवर्धन। परंतु यहां एक और प्रॉब्लम बनी भाई। क्या? 605 में इसकी मृत्यु होगी। किसकी? प्रभाकर वर्धन की। तो जुड़िए एक बार। तो इस शशांक ने और मालवा के शासक देवगुप्त ने दोस्ती कर ली, दोनों ने। शशांक तो गोड का शासक है, मालवा का शासक कौन है? देवगुप्त। दोनों ने दोस्ती कर ली प्रभाकर वर्धन के मरते ही। और क्या फैसला किया? या तो थानेसर पर अटैक करेंगे या फिर कन्नौज पर अटैक करेंगे। थानेसर तो उनका गृह क्षेत्र था और कन्नौज उसकी लड़की का क्षेत्र था, उसका दामाद शासक था। कन्नौज पर अटैक कर देते हैं। कन्नौज का शासक कौन था? थोड़ी देर पहले बताया था, गरय वर्मा। राइट। जब ये दोनों अटैक करते हैं ना, देवगुप्त और शशांक, तो गरय वर्मा की क्या कर देते हैं? हत्या। तो गरय वर्मा की पत्नी होती है राजश्री। इस राजश्री को क्या कर लेते हैं वो? कैद। राजश्री को क्या किया उन्होंने? कैद। राइट। और उसी समय शासक कौन बन जाता है? प्रभाकर, राज्यवर्धन। राज्यवर्धन को इन सब बातों का पता चलता है ना, तो क्या कार्य करता है वो? अब राज्यवर्धन को शासक बनाने के बाद बताएंगे। पहले राज्यवर्धन को शासक बना दें यहां। ये मैप किसका था? याद रखिए, प्रभाकर वर्धन का।
अब राज्यवर्धन के लिए बनाएंगे तो राज्यवर्धन यहां का शासक बनाएगा ना, तो देखिए हेडिंग डालते हैं राज्यवर्धन। शासक कब बनता आपको याद होगा, अपने पिता की मृत्यु के बाद 605 में, राइट। अब इसको पता चलता है कि देवगुप्त और शशांक ने मिलकर के तेरे बहनोई ग्रहवर्मा को मार दिया और तेरी बहन राजश्री को क्या कर लिया, कैद कर लिया। ग्रहवर्मा कहां का था, कन्नौज का। शासक कहां का था, कन्नौज का। राज्यवर्धन शासक बनते ही कन्नौज पहुंचता है। कहां पहुंचा भाई, कन्नौज, राइट। जब कन्नौज पहुंचता है ना, तो कन्नौज उसको उसके दुश्मन मिल सकते हैं ना, कौन कौन मिलेगा, ग्रहवर्मा, एक राजश्री, दो एक देवगुप्त, तीन और एक शशांक। 4 व्यक्तियों से सामना हो सकता है ना उसका। अब ग्रहवर्मा की हत्या कर दी गई, ऑप्शन 3 रहे। राजश्री को कैद कर लिया गया, ऑप्शन 2 रहे। शशांक युद्ध के बाद गौड़ प्रदेश चला गया, ऑप्शन ये भी खत्म। वहां क्या मिला, देवगुप्त। कौन मिला, देवगुप्त। किसको, राज्यवर्धन को। कब की बात है, 605 की। जैसे ही देवगुप्त मिला तो देखते ही देवगुप्त की क्या कर दी, हत्या कर दी। तो यहां किसकी मृत्यु होगी, देवगुप्त की। किसने की, राज्यवर्धन। अब राज्यवर्धन आगे बढ़ता है और कहां क्या करता है, राजश्री को छुड़ाने का फैसला करता है। तो पता चलता है कि राजश्री यहां नहीं है, कैद है। बोले कहां, राजश्री तो शशांक के पास कैद है। शशांक किस क्षेत्र का शासक होता है, गौड़ का, यहां का। शशांक तो वो व्यक्ति है ना जिसने ग्रहवर्मा की हत्या करी, राजश्री को कैद किया, प्रभाकर वर्धन की हत्या की। तो ये ग्रहवर्मा है ना, कहां पहुंच जाता है, राज्यवर्धन कहां पहुंच जाता है, सॉरी, शशांक के पास। तो शशांक का मुकाबला होता है राज्यवर्धन से। शशांक और राज्यवर्धन दोनों क्या है, एक संधि के तहत मिलते हैं भाई। किसके अनुसार, संधि के अनुसार। संधि की शर्तें तय करनी थी दोनों ने, राज्यवर्धन ने और शशांक ने, परंतु संधि की शर्तें तय नहीं हुई। शशांक के कहने से राज्यवर्धन की क्या कर दी, हत्या। और ये हत्या कैसे हुई थी भाई, धोखे से। धोखे से क्या कर दी, हत्या। किसकी, राज्यवर्धन की। किसके कहने से, शशांक के कहने से। और जो ये हत्या होती है ना, ये कब होती है, 606 में, राइट। शशांक कौन है, राज्यवर्धन का हत्यारा। शशांक कौन है, प्रभाकर वर्धन का हत्यारा। शशांक कौन है, ग्रहवर्मा का हत्यारा। शशांक कौन है, राजश्री को कैद करने वाला। अब एक व्यक्ति बचा है, हर्षवर्धन, और दूसरी तरफ शशांक। तो सबसे पहले क्या कार्य होगा, या तो शशांक को मारा जाएगा, या शशांक को हराया जाएगा, या फिर राजश्री को छुड़ाया जाएगा। अब शशांक और ग्रहवर्मा के, सॉरी, शशांक और हर्षवर्धन के मध्य जो कार्य होता है उसका जिक्र करेंगे हम। अब तक हमने प्रभाकर वर्धन और राज्यवर्धन का जिक्र किया। चलिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा। चलिए देखते हैं, शासक कौन बना अब, हर्षवर्धन। सबसे पहले शासक कब बना, शासक, शासक 606 में। उस समय वो 16 वर्षीय था भाई, ठीक। और शासक किसके कहने से बना था, सेनापति के कहने से। मना कर दिया था शासक बनने से, तो सेनापति ने आश्वासन दिया कि आप शासक बनो। और उस सेनापति का नाम क्या था, सिंहनाद। दोबारा देखिए, क्या नाम था सेनापति का, सिंहनाद के कहने से। तो पहला कार्य क्या होगा, गौड़ पर अधिकार किया। गौड़ पर अधिकार किया, गौड़ पर कब्जा कर लिया ना। गौड़ पर कब्जा करने का मतलब क्या है, शशांक की हत्या।
घोड़ पर कब्जा करने का अधिकार करने का मतलब क्या है? राजश्री को छुड़ा लेना। ठीक। दूसरा कार्य है राजश्री को ढूंढकर या छुड़ाकर लाना। ले आया ना राजश्री को, और फिर राजश्री को क्या कर दिया? कन्नौज की रानी बना दिया। कन्नौज की शासक बनाया। क्यों? क्योंकि इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए इसको क्या कर दिया? कन्नौज की शासक बना दिया। अब राजश्री स्वयं पहले कभी शासक बनी नहीं थी, नई शासन के कार्यों में हिस्सेदारी लही, तो इसने क्या किया? जो कन्नौज था ना, कन्नौज का स्वयं, स्वयं का मतलब हर्ष, जिसका जिक्र चला हुआ है, हर्ष क्या हो गया? स्वयं हर्ष कन्नौज का संरक्षक बन गया। क्या बन गया? कन्नौज का संरक्षक। ये जो कन्नौज है ना, कन्नौज, कन्नौज को 636 में से राजधानी बनाया। क्या बनाया? 636 में राजधानी। जो राजधानी है ना, इसकी राजधानी तो थानेसर थी। क्या थी राजधानी? थानेसर। तो इस बात से क्या पता चला? कन्नौज राजधानी है, तो ये कन्नौज है ना, जो दूसरी राजधानी बनी थी भाई 636 में। कैसी राजधानी बनी थी? दूसरी राजधानी। चलिए, अब 643 की बात आती है भाई। जो राजश्री होती है ना, राजश्री, इस राजश्री की मृत्यु हो जाती है, यानी कि हर्ष की बहन की मृत्यु हो जाती है। जो मृत्यु होती है ना, तो ये उस समय कहां की शासक होती है? कन्नौज की। कन्नौज की। तो इसकी मृत्यु के बाद कन्नौज क्या हो जाता है? बगैर शासक का क्षेत्र हो जाता है। तो कन्नौज का जो संरक्षक होता है ना, जो संरक्षक होता है, वही क्या होता है? हर्ष होता है ना, हर्ष। इससे पहले तो क्या होता है? कन्नौज का संरक्षक। कब से पहले? 643 से पहले। और राजश्री की मृत्यु के बाद हर्ष कन्नौज का क्या बन जाता है? शासक। राइट। और बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है हर्ष। किसका होता है? बौद्ध धर्म का। तो 643 में ही राजश्री की मृत्यु के अवसर पर कन्नौज में एक प्रतिभोज का आयोजन करता है। किसका करता है? प्रतिभोज का आयोजन कर लिया ना। सभी राजाओं को इनवाइट करता है, बुलाता है। और इसी समय क्या करता है? 5वीं बौद्ध संगति बनाता है। क्या बनाता है? 5वीं बौद्ध संगति। बौद्ध धर्म की 5 संगति हुई है ना, तो आखिरी संगति किसने बनाई? हर्ष ने। कहां बनाई? कन्नौज में। कब बनाई? 643 में। कौन सी थी? 5वीं। राइट। अब हर्षवर्धन है ना, हर्षवर्धन, उसके दौर में एक चीनी यात्री आया था। क्या बनकर आया था वो? भारत दूत बनकर आया था। और उस चीनी यात्री का नाम क्या था? हेनसांग। क्या था? हेनसांग। इस हेनसांग ने है ना एक पुस्तक भी लिखी थी, हेनसांग ने। और पुस्तक का नाम क्या था? मेरे याद नहीं है, आप बताइएगा। सीयू की। कौन सी पुस्तक थी? सीयू की। साधारण बात है, चीनी भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा थी? चीनी भाषा। अब हर्षवर्धन का वर्ण सबसे प्रमुखता से किया है सीयूकी में। राइट। तो ये है ना चीनी यात्री जो भारत में आया था ना, 629 में आया था भाई। कब आया था? 629 में। और 643 तक भारत रहा। कब तक? 643 तक। ये बड़ी अहम बात है हमारी। ओके। अब इस हेनसांग को ना हर्षवर्धन ने अनेक उपाधि दी। क्यों दी? क्योंकि सीयूकी में हर्षवर्धन को बहुत महान शासक बताया उसने, तो इसलिए क्या कहा? उसको बोल दिया कि हेनसांग तो क्या है? यात्रियों का राजकुमार है भाई। ऐसा यात्री तो कभी आया ही नहीं। और एक बोल दिया शाक्य मुनि है, तो बहुत अच्छी योजना बनाता है। और इसकी नीतियां है ना, वो बहुत अच्छी हैं। तो नीति का महान, और महान कहा जाता था उस समय पंडित जी महाराजों को। ठीक। तो उपाधि किसकी दी? यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि और नीति का पंडित की। राइट। और जो है ना हेनसांग, हेनसांग शिक्षित भी था, पढ़ा लिखा भी था। हेनसांग की शिक्षा ये हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय से।
कहां से हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय से। तो इसने बाद में क्या किया था, इस नालंदा को दान भी दिया था। जो दान दिया था ना वो कितना था? 200 गांव। पहले दान में गांव देते थे 200 गांव। जितना टैक्स होगा ना 200 गांव का, वो किसके अधीन होगा? नालंदा विश्वविद्यालय। तो इसके दरबारी कवि भी थे जो इसके सहपाठी भी माने गए हैं। एक मयूर था, एक दिवाकर था, एक जयसेन था, एक बाणभट्ट था। ये क्या थे? इसके दरबारी कवि थे। तो यहां बाणभट्ट से तो दो बहुत प्रमुख प्रश्न आते हैं भाई। इसकी दो रचना भी थी, कादंबरी, हर्षचरित। रचना तो हर्ष की भी थी वही। किसकी? हर्ष की। हर्ष के नाटक थे भाई, और नाटकों की संख्या 3 थी। कौन से थे? रत्नावली, नागनंदनम और प्रियदर्शिका। कौन से नाटक थे? रत्नावली, नागनंदनम और प्रियदर्शिका। तो इसके बाद देखेंगे वे हर्ष ने भी क्षेत्र विस्तार किया होगा। अगर किया था तो उस पर भी बात करेंगे हम। उपाधि हर्ष की सबसे प्रमुख उपाधि थी परम भट्टारक। कौन सी उपाधि थी सबसे प्रमुख? परम भट्टारक की उपाधि थी भाई सबसे प्रमुख। अब है ना, बात आती है 634-35 की। ठीक, हर्ष है ना, एक युद्ध हार जाता है भाई, युद्ध हारता है, युद्ध हारता है, युद्ध हार जाता है ना। जो ये युद्ध होता है ना, युद्ध युद्ध वो नर्मदा किनारे होता है। कहां होता है? नर्मदा नदी के किनारे। और युद्ध हारता किससे है? ये बात तो है, दक्षिण का शासक होता है, दक्षिण का शासक से। और जो दक्षिण का शासक का नाम है ना, वो है पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन द्वितीय से हारता है। खैर, जो पुलकेशियन द्वितीय है ना, वो बताते हैं, याद के लिए आपको, नॉलेज के लिए बताते हैं ना, डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। वो चालुक्य वंश का शासक था। दक्षिण भाग का वंश चालुक्य वंश, वहां का शासक था। उससे हारता भाई, चालुक्य वंश के पुलकेशियन द्वितीय से। कौन हारता है? तो ये हारता है हर्षवर्धन। समझ में आई है ना? तो इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करें ना, तो हमें एक बात का पता चलता है भाई, हर्ष है ना बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इन बातों से पता चला कि वो महान शासक था। कैसा था शासक? महान। एक छोटी ही बात लिखते हैं अपने नोट के रूप में, देखते हैं। जो भारत का ये हिस्सा होता है ना, ये हिस्सा दक्षिणी भाग, ये ऐसे शासकों से था जिससे ये हार चुका था, दक्षिण के शासक चालुक्य से, चालुक्य वंश से। राइट, इसको छोड़ देंगे, इसमें कोई अधिकार नहीं था इसका। और जो ये क्षेत्र हो गया ना अपना, ये क्षेत्र, पाकिस्तान समेत बना दिया हमने। इसमें इसमें देखते हैं, यहां यहां थानेसर पर अधिकार था ना इनका। तो उसके बाद इसके पिता का अवध पर था ना, तो इसके पिता ने ही मगध को जीता था ना, तो मालवा को जीता था ना, अवंती को जीता था ना, तो कन्नौज को जीता था ना। ये तो इसका पिता ही जीत गया था। कौन से क्षेत्र जीत गया था इसका पिता? मालवा, अवंती, कन्नौज, मगध, अवध। इन क्षेत्रों को तो स्वयं इसका पिता जीत गया था।
अब हर्ष ने किस क्षेत्र का विस्तार किया था? यहां गौड़ का। हर्ष ने किस पर अधिकार किया? गौड़ पर। यहां असम पर, असम पर। यहां नेपाल पर, यहां तक्षशिला पर, यहां छोटा बात कलिंग होता था उस समय, अब उसको उड़ीसा कहते हैं, उड़ीसा पर। तो कुल मिलाकर के ये क्षेत्र हर्षवर्धन के अधीन हो गया था। तो कह सकते हैं उस समय का बहुत महान शासक था ये। और जो हर्षवर्धन का कार्यकाल था ना, वो जैसे ही खत्म होता है ना, तो दक्षिण भारत के शासक उत्तर की तरफ बढ़ना आरंभ कर देते हैं। तो आखिर में इसकी मृत्यु हो जाती है वही कब? 647 में। और ये वर्धन वंश खत्म हो जाता है लगभग उस, राइट। तो 606 में शासक बनने वाला व्यक्ति, 16 साल की आयु में शासक बनने वाला व्यक्ति 647 में मृत्यु को प्राप्त होता है बौद्ध धर्म के अनुसार, राइट। आज आपने संपूर्ण वर्धन वंश का अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा। अपने कमेंट हमें, अपने सुझाव हमें कमेंट में दीजिएगा। धन्यवाद।